हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आमंत्रण क्लासेस में स्वागत है। इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछला जो 2 सेशन था, आप उस 2 सेशन में यह समझ चुके हैं कि हम सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, जिसको 2 सेगमेंट में मैंने बांटा था। एक सैद्धांतिक सिलेबस और दूसरा अनुप्रयोगात्मक सिलेबस। और साथ ही उस सेशन में मैंने आपको यह भी बताया था कि संविधान किसे कहते हैं। जो दूसरा सेशन था उसमें हमने आपको बताया था कि संविधानवाद क्या है, इसका क्या आधार होता है, संवैधानिक सरकारें क्या होती है, संविधानवाद की क्या विशेषता है, और फिर राष्ट्र राज्य की संकल्पना में क्या बेसिक डिफरेंसेस है, ये मैंने आपको बताया था। तो इस सेशन में हम लोग प्रस्तावना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, कई डायमेंशन से इसको देखेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको प्रत्येक दिन जो आपको अपने चैनल पर क्या क्या सुविधाएं मिलती है, वो सूचनाएं जो उपलब्ध कराई जाती है, वो आप जान लीजिए, फिर हम आपके क्लास की शुरुआत कर देंगे। तो आपको ये क्लास की जो सुविधा है, आमंत्रण क्लासेज यूट्यूब चैनल और आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी मिलता है। तो इस पर आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी का क्लास लेक्चर होता है, वो आपको मिलता है पीटी और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से। आपको आने वाले समय में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज का मटेरियल मिलेगा। मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन और उसका मॉडल आंसर भी मिलेगा। सामान्य अध्ययन के सभी विषयों का क्लास लेक्चर आपको मिलता है। अभी आपको पॉलिटी का मिल रहा है, आने वाले समय में और सब्जेक्टों को भी क्लास आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। फिर आपको भूगोल और इतिहास ऑप्शनल पेपर का मिलेगा। मैं बहुत ही जल्दी एक स्ट्रैटेजी सेशन लेके आने वाला हूं कि आप भूगोल कैसे ऑप्शनल पेपर की तैयारी करें और इतिहास ऑप्शनल पेपर की कैसे तैयारी करें, किन किन बातों का ध्यान रखें। और फिर इस पर आपको निबंध की कक्षाएं मिलती है। ये सभी सुविधाएं आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलती है और ऐप जो मेरा है उस पर भी मिलेगा। इस संदर्भ में यदि आपके पास कोई जानकारी है तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा दूरभाष नंबर है, तो यदि आप हमसे दूर से संपर्क करना चाहते हैं तो इस दूरभाष नंबर पर ज़रूर हमसे संपर्क करें। किसी भी प्रकार की आपकी जो क्वेरी है तो हम उसको सोल्व करेंगे। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारा क्लास जो है आप मेरे ऐप आमंत्रण क्लासेज ऐप पर भी देख सकते हैं। ये ऐप का लिंक है, आप लिंक से भी डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर इससे डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें मैंने कई सारे लेक्चर रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध कराए हैं जो आप वहां पर देख सकते हैं। तो ज़रूर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और इस संदर्भ में फिर से एक बार कहूँगा कि कोई भी क्वेरी है तो आप बेशक टेलीग्राम के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि आज का क्लास जो है वो भारतीय संविधान पर आधारित है। तो इस सेशन में हम लोग कहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रस्तावना एवं जो उसमें निहित दर्शन है, क्या दर्शन उसमें निहित है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या फिलॉसफी उसमें निहित है, उसमें निहित दर्शन। तो इस टॉपिक को कई डायमेंशन से देखेंगे, इसमें कई डायमेंशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि प्रस्तावना के जो महत्व होते हैं, किसी भी संविधान का प्रस्तावना का जो महत्व होता है, तो प्रस्तावना क्या होता है और प्रस्तावना क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना क्या है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना का इसी सेक्शन में प्रस्तावना जो होता है प्रेम्बल, इस प्रस्तावना का महत्व क्या है, या किसी भी संविधान में जो प्रस्तावना होता है उसका महत्व क्या होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो निहित दर्शन है, उस दर्शन के बारे में हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन सा दर्शन है। चौथा इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे जो डिबेट का विषय है, हालांकि आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये एक डिबेट का विषय, हालांकि डिबेट अब क्लियर कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो हम लोग इस पर संविधान का अंग है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या कंडीशन इस पर निकल कर आता है। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, जो हमारे संविधान का
प्रस्तावना है, तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, अर्थात प्रस्तावना संशोधन योग्य है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना के जो अन्य पहलू हैं वो भी आ जाएंगे, फिर हम लोग इस पर निष्कर्ष निकालेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई सेक्शनों में है, तो कम से कम 3-4 लेक्चर 3-4 वीडियो आपके पास इससे संबंधित टॉपिक का जाएगा। तो आप ज़रूर इसे देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि मेरे YouTube चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो इसी टॉपिक के सहारे हम लोग इस टॉपिक का एनालिसिस करेंगे कि प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना का महत्व क्या है, खासकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना में निहित दर्शन जो है उस पर चर्चा करेंगे। फिर प्रस्तावना का जो संविधान का अंग है या नहीं, इस पर क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, और फिर निष्कर्ष। हम यह एक मानकर चल रहे हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो सभी को पता होगा कि हम भारत के लोग किस तरीके से हैं, तो वो मैं नहीं लिखूंगा, वो आप एक बार देख भी लेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस में, और आपको याद भी होगा, नॉर्मली बुक पर भी वो बहुत सारे जगहों पर लिखा रहता है। तो आइए हम लोग एक एक सेक्शन की चर्चा करते हैं। इन दोनों सेक्शन को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे कंबाइंड रूप से, तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आया। तो सबसे पहला सेक्शन जो हो जाएगा प्रस्तावना और उसका महत्व। तो सबसे पहला सेक्शन हो जाएगा संविधान का प्रस्तावना एवं उसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम लोग देखेंगे, प्रस्तावना और उसका महत्व। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रस्तावना होता क्या है। प्रस्तावना जो होता है, सबसे बड़ी बात है कि प्रस्तावना जो होता है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी लिखित संविधान होता है, तो प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में क्या होता है, प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में, खासकर जो लिखित संविधान होगा, तो प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में नॉर्मली क्या होता है, प्रस्तावना को शामिल किया जाता है। प्रारंभ में प्रस्तावना को शामिल किया जाता है, प्रस्तावना होता है। और जाहिर सी बात है कि प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में यदि प्रस्तावना होती है, तो इसका अर्थ होता है कि प्रस्तावना जो होता है ये संविधान का एक तरीके से प्रारूप होता है, संविधान का प्रारूप होता है। संविधान का क्या होता है, प्रारूप होता है, ठीक है। संविधान का प्रारूप होता है, इसका अर्थ है कि प्रारूप है, तो इसका अर्थ है कि जो प्रस्तावना होता है वो संविधान का क्या होता है, सारांश होता है, संविधान का सारांश होता है। प्रस्तावना जो होता है वो क्या होता है, संविधान का सारांश आप कह सकते हैं, आप संविधान का इसे निचोड़ कह सकते हैं, आप इसे संविधान का सार कह सकते हैं। यानी कि हमारी जो पूरी संविधान है, उस संविधान का जो सारांश कहेंगे, समरिफिकेशन कहेंगे, वो इसी प्रस्तावना में निहित है। फिर तो ये तो हो गया कि प्रस्तावना होता क्या है, यानी कि इस तरीके से आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना जो होती है वो संविधान की कुंजी होती है। प्रस्तावना क्या होती है, संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी होती है। हालांकि इस पर भी डिबेटियल है ये कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी माना जाए या नहीं, लेकिन यह क्लियर है कि प्रस्तावना जो है किसी भी संविधान का और भारतीय संविधान का कुंजी है। कुंजी क्यों है, क्योंकि नॉर्मल दैनिक जीवन में जो हम लोग ताले और चाबी का प्रयोग करते हैं, तो कुंजी की क्वालिटी क्या होती है कि वो बंद ताले को ओपन कर देता है और आप घर में प्रवेश कर जाते हैं। इसका अर्थ ये है यहाँ से कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान की व्याख्या में सहायक है। संविधान की व्याख्या में सहायक है। किस में सहायक है, संविधान की व्याख्या में सहायक। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे संविधान का जो प्रत्येक भाग है और जो प्रत्येक अनुसूची है, उस प्रत्येक भाग और अनुसूची की व्याख्या यदि करना हो तो हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं, या प्रस्तावना हमें उसके लिए मार्ग प्रदान करेगा। एक
दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी संविधान की व्याख्या के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के व्याख्या के क्रम में या न्याय निर्णय के क्रम में, इस क्रम में तो दो दृष्टांत याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की जो व्याख्या की जाती है कभी कभी, या फिर जो संविधान जो किसी मामले में न्याय निर्णय किए जाते हैं और जब क्रिटिकल इशू हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी क्या होता है कि प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। तो इसलिए प्रस्तावना को क्या कहते हैं कि हम लोग संविधान की कुंजी कहते हैं, क्योंकि ये न्याय निर्णय में मार्ग प्रशस्त करता है, न्यायपालिका की संविधान की व्याख्या करने में। तो इसके कारण हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं। अब अगला पॉइंट जो हो जाएगा, जो प्रस्तावना क्या है और उसके महत्व के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये हमें क्या क्या बताता है वो आप ध्यान से देखेंगे और इसी में इसका महत्व आपको पता चलेगा। प्रस्तावना का जो महत्व है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना का महत्व, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो महत्व है ये क्या है कि ये राज्य का आदर्श क्या होगा इसको व्यक्त करता है। राज्य का आदर्श क्या होगा इसको व्यक्त करता है, राज्य के आदर्श को व्यक्त करता है। तो राज्य के आदर्श को व्यक्त करता है प्रस्तावना, ये इसका सबसे बड़ा महत्व है। तो भारत जो एक राज्य है इसके क्या आदर्श हैं इसके महत्व को व्यक्त करता है। तो भारत के राज्य का आदर्श क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य होगा। किस प्रकार का राज्य होगा, तो डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, लोकतांत्रिक राज्य होगा। दूसरे भारतीय राज्य का क्या आदर्श है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। तीसरा भारतीय राज्य का क्या आदर्श है, तो भारत एक समाजवादी राज्य होगा, समाजवादी राज्य होगा। तो प्रस्तावना का पहला और सबसे व्यापक जो महत्व है ये क्या कहता है कि भारतीय राज्य का आदर्श क्या होगा वो ये व्यक्त करता है। तो भारतीय राज्य का आदर्श क्या है कि लोकतंत्र बेहतर तरीके से स्थापित हो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, समाजवादी राज्य है, ये भारतीय राज्य का आदर्श है। और समाजवादी के साथ साथ क्या है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य होगा। कल्याणकारी राज्य जो है सो भारतीय संविधान में प्रस्तावना में आदर्श निहित है। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि प्रस्तावना, इंडियन जो संविधान में प्रस्तावना है उसके आदर्श का जो सबसे पहला है कि ये क्या व्यक्त करता है। दूसरा, ये प्रस्तावना यह भी व्यक्त करता है कि भारतीय राज्य का लक्ष्य क्या है। भारतीय राज्य का क्या है, भारतीय राज्य का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ये एक हो गया आदर्श को व्यक्त करता है और दूसरा ये क्या लक्ष्य को व्यक्त करता है कि भारतीय राज्य का लक्ष्य क्या हो। तो भारतीय राज्य का जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा, तो इसमें समानता का दर्शन है, आपने देखा होगा। भारतीय राज्य का क्या है, समानता का है। दूसरा लक्ष्य क्या है, तो न्याय की स्थापना का है, समानता की प्राप्ति, न्याय की स्थापना की प्राप्ति। फिर क्या है कि व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकारों का संरक्षण, स्वतंत्रता की। फिर क्या है कि जो एक तरीके से हम लोग कहते हैं भातृत्व या जिसको आप बंधुत्व कहते हैं, बंधुत्व की प्राप्ति इसका लक्ष्य है। बंधुत्व की प्राप्ति किसका लक्ष्य है, तो इसका जो लक्ष्य है भारतीय संविधान का कि भारत के प्रत्येक नागरिकों में क्या हो, बंधुत्व की भावना बढ़े, बंधुत्व की भावना बढ़े। साथ ही साथ प्रस्तावना का यह भी लक्ष्य है कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, देश की एकता और क्या बनी रहे, अखंडता बनी रहे, ये भी बनी रहे प्रस्तावना में। और लास्ट में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द की वृद्धि हो। अंतर्राष्ट्रीय शांति और किसकी वृद्धि हो, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द की वृद्धि हो, सौहार्द की वृद्धि हो।
तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का जो दूसरा महत्व है वो यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो लक्ष्य होगा, जो भारत की सरकार होंगे, राज्य कहने का यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया है, और इसको यदि और सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका अर्थ है कि सरकार जो होगी भारत में, चाहे वो केंद्र सरकार होंगे या राज्य सरकार होंगे, क्योंकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम क्या है, सरकार ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। तो सरकार समानता स्थापित करने का प्रयास करेगी, न्याय स्थापित करने का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का, एकता और अखंडता देश की बनी रही है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द को बढ़ावा मिले, ये कहता है। तो ये दूसरा इसका महत्व है। तीसरा जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का महत्व है, ये महत्व है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह कहती है कि संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है। तो संविधान का निर्माण भी किसके द्वारा, तो संविधान का निर्माण एवं इसे स्वीकारा गया है भारतीयों के द्वारा। स्वीकारा गया है किसके द्वारा, तो स्वीकारा गया है भारतीयों के द्वारा, यानी कि पूरे देश के नागरिकों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा इसे स्वीकारा गया है। किसके द्वारा, तो भारतीयों के द्वारा इसे स्वीकारा गया है। जैसे इसका अर्थ ये निकलता है कि जैसे आप देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और अंतिम किस सेंटेंस से होता है, तो मिति मार्ग शुल्क इतने को हम आज भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित किया जाता है। तो संविधान सभा जो उस समय थी वो भारतीय जनता का प्रतिनिधि कर रही थी, हालांकि उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी वो संविधान सभा पूरे देश के जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। इसका अर्थ है कि वो संविधान निर्माण भी भारतीय जनता के द्वारा हुआ था, क्योंकि उसमें उनके प्रतिनिधि ने किया था, और स्वीकार भी किया गया है भारतीय जनता के द्वारा। तो यह हमें यह बताता है कि भारतीय संविधान का निर्माण और भारतीय संविधान को स्वीकार जो किया गया है वो भारतीय जनता के द्वारा किया गया, ना कि किसी के द्वारा थोपा गया है, और ना ही जबरदस्ती जो है इसे क्या किया गया है, स्वीकार करने के लिए कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो संविधान का निर्माण और स्वीकार, और ये किस शब्द से पता चलता है, तो ये जो प्रारंभ होता है प्रस्तावना, जैसे कि आप देखोगे कि प्रस्तावना जो प्रारंभ होती है और जो प्रस्तावना अंत होता है, तो प्रारंभ कैसे होता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से ये शुरू होता है, और फिर जो अंत होता है उस सेंटेंस को आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में और लास्ट के सेंटेंस में ये तीसरा पॉइंट जो है निहित है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावना क्या होता है और प्रस्तावना का क्या महत्व है ये आपको आज समझ में आ गया होगा। ये राज्य के आदर्श को व्यक्त करता है, ये भारतीय राज्य का क्या लक्ष्य होगा ये व्यक्त करता है, सरकारों का काम क्या होगा, चाहे वो सरकार कौन सी हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर क्या हो राज्य की सरकार है, इन सरकारों का काम क्या होगा ये प्रस्तावना के माध्यम से हमें पता चलता है। और फिर ये प्रस्तावना यह भी बताता है कि संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है और संविधान किसके द्वारा स्वीकार किया गया है, और साथ ही यह भी ये बताता है कि जो संप्रभुता है, भारत की जो संप्रभुता है, चौथा पॉइंट ये भी यह बताता है कि भारत की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है, वो किस में निहित है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है। ये भी प्रस्तावना के पहले लाइन से पता चलता है कि किस में निहित है। तो भारत की जो संप्रभुता है वो भारतीय जनता में निहित है, इंडियन पीपल में निहित है। तो ये संविधान के प्रस्तावना का महत्व है। तो प्रस्तावना क्या है, महत्व क्या है, ये दो सेक्शन जान लेने के बाद अब जो मूल सेक्शन आता है वो ये है कि प्रस्तावना में निहित जो शब्द सब है उसके दर्शन की व्याख्या हमें करना है। तो पहले हम लोग एक बना लेते हैं शेड्यूल्ड की कौन सा शब्द जो है इसमें दर्शन व्याख्या के योग्य है। प्रस्तावना में निहित शब्द जो प्रयोग किया गया है, वाक्य शब्द
एवं उसके दर्शन, एवं उसके क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, एवं उसके दर्शन। तो ये शब्द हमने लिखा है ताकि आप सिंप्लिसिटी में इसके अर्थ को समझ पाएं, इसलिए। तो अब इसमें व्याख्या के दृष्टिकोण से जो सबसे प्रमुख शब्दावली हो जाती है वो सबसे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहला हो जाएगा संप्रभुता। सोवर्जिनिटी क्या है ये हम देखेंगे, और भारतीय संविधान में जो सोवर्जिनिटी प्रयोग किया गया है वो किस संदर्भ में किया गया है ये हमें देखना है। दूसरा हमें देखना है कि जो समाजवादी दर्शन शामिल है वो क्या है। तीसरा हमें देखना है कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में शामिल किया गया है उसका क्या अर्थ है, किस दर्शन, क्या दर्शन इसमें निहित है। धर्मनिरपेक्ष के बाद हम लोग देखेंगे कि फिर अगला इसमें शब्द आता है लोकतंत्र की व्याख्या होगी। लोकतंत्र के बाद हम लोग देखेंगे जो गणतंत्र है, गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया इसमें, तो गणतंत्र की व्याख्या होगी। गणतंत्र के बाद इसमें न्याय शब्द प्रयोग हुआ है, तो न्याय शब्द की व्याख्या होगी। न्याय के बाद इसमें स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग हुआ है, तो स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या होगी। स्वतंत्रता के बाद इसमें क्या है कि क्षमता शब्द का प्रयोग किया गया, तो क्षमता की व्याख्या होगी। फिर इसमें किसका प्रयोग किया गया है, एक बंधुता शब्द का प्रयोग किया गया है, बंधुता, तो इसकी व्याख्या होगी। तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में इतने जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ये क्या है कि मोस्ट वीवीआई हैं, और इसमें से एक एक जो है सो आपके एग्जाम, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हर एक के बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है कि संप्रभुता का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में जो संप्रभुता को शामिल किया गया उसकी व्याख्या कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए। तो आइए हम लोग एक एक शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है कि संप्रभुता का अर्थ जो होता है, सोवर्जिन शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ ये है कि भारत किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है। भारत क्या है, किसी मुल्क के ऊपर, किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है। भारत किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, के ऊपर क्या है कि निर्भर नहीं है। एक एक पॉइंट करके आप इसका अर्थ समझते जाइए। निर्भर नहीं है यानी कि हम लोग जो हैं किसी भी मुल्क के ऊपर निर्भर नहीं है, और ना ही भारत जो है अब किसी का डोमिनियन है। भारत किसी देश का क्या है, भारत किसी देश का डोमिनियन भी नहीं है, डोमिनियन भी नहीं है। ये शब्द आप जब डोमिनियन नहीं है, ये शब्द आपको मिलता है जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, तो कई बार ये शब्द आता है कि अभी भी ब्रिटिश सरकार जो थे हुकूमत भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा ही देना चाहते थे, यानी कि उपनिवेश के अधीन स्वायत्तता डोमिनियन स्टेटस है। तो ना तो हम अब डोमिनियन हैं और ना ही हम किसी देश के ऊपर निर्भर हैं, बल्कि हम क्या हैं, हमारे ऊपर किसी भी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। हमारे ऊपर, दैट मीन्स इंडिया के ऊपर, हमारे ऊपर किसी भी शक्ति का क्या है, नियंत्रण नहीं है। किसी भी शक्ति का नियंत्रण नहीं है, ना तो किसी देश का नियंत्रण है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हमारे ऊपर। हालांकि हर एक जो सिस्टम होता है, प्रत्येक देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो सदस्य होता है उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके ऊपर चलने होते हैं, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी चलती है। लेकिन इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, हम उसके नियंत्रण में नहीं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि भारत जो है संप्रभुता में दो है कि भारत आंतरिक मामलों में भी और बाहरी मामलों में भी, आंतरिक मामले यानी कि इंटरनल सोवर्जिनिटी भी भारत को है, आंतरिक मामले, और बाहरी जो एक्सटर्नल मामले होते हैं, बाहरी मामले, दोनों में क्या है, स्वतंत्र है। दोनों मामले में क्या है, दोनों मामले में निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। दोनों मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। इसका अर्थ ये भी है कि भारत की जो विदेश नीति है वो किसी के अधीन नहीं है। भारत अपनी जो आंतरिक
पॉलिसी निर्धारित करेगी, वो भी इसके अपने ऊपर निर्भर है। और जो बाहरी मामले में वो किसी भी प्रकार के नीति का निर्माण करेगा तो वो क्या कर सकता है, उसमें भी उसे किसी से सहयोग लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए भारत जो है सो किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण भी कर सकता है या अपने देश का कोई क्षेत्र जो है दूसरे के दावेदारी में छोड़ भी सकता है। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि भारत अपने संप्रभुता के अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी विदेशी भूभाग का क्या हो सकता है, किसी विदेशी भूभाग का अधिग्रहण कर सकता है। वो समझौते के तहत हो सकता है तो अधिग्रहण कर सकता है। और साथ ही साथ क्या है कि भारत के पास यह भी अधिकार है कि अपनी भूमि किसी को दे सकता है, अपनी भूमि किसी को दे भी सकता है, इसके लिए उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम किसी दूसरे देश के भूभाग को अधिग्रहण करें या नहीं समझौते के तहत, और हम समझौते के तहत अपनी भूमि किसी को दे या ना दे, ये भारत का आंतरिक और अपनी विदेश नीति का बाहरी मामला है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, संप्रभुता के संदर्भ में कहते हैं। और इसका साथ ही साथ यह भी अर्थ है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती है, तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की जो सदस्यता होती है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता जो है, ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सदस्यता क्या है, बाध्यकारी नहीं है, खासकर जैसे कॉमनवेल्थ जैसे जो संगठन हैं या जो यूएन भी है, इसकी भी सदस्यता बाध्यकारी नहीं है। लेकिन इसको आपको थोड़ा बेहतर तरीके से विश्लेषण करके समझना होगा। तो पहले ऊपर से नीचे आते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो संप्रभुता का अर्थ हो गया कि भारत किसी देश के ऊपर निर्भर नहीं है, विच मीन्स कि भारत किसी देश का डोमिनियन नहीं है। डोमिनियन नहीं है कहने कहते, डोमिनियन का अर्थ होता है कि किसी दूसरे मुल्क के अधीन आप शासित हैं और उस शासन में आप धीरे धीरे स्वायत्तता को प्राप्त कर रहे हैं। तो अब ऐसी दशा नहीं है, 1947 से पहले यह कंडीशन थी। फिर क्या है कि इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर किसी भी शक्ति का नियंत्रण नहीं है, यानी कि कोई देश, कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन यदि जबरदस्ती हमारे ऊपर कोई शक्ति थोपना चाहेगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि हम हर एक मामले में शुभर्जीन हैं। भारत क्या इसका अर्थ निकलता है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अपनी गृह नीति बनाते समय और अपनी विदेश नीति। इसका अर्थ यही होता है कि अपनी गृह नीति और अपनी विदेश नीति बनाते समय भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वो नीति तय करने के लिए स्वतंत्र है। किसी विशेष देश के दबाव में या किसी विशेष संगठन के दबाव में वो नीति का निर्माण नहीं करता है। फिर है कि किसी विदेशी भूभाग को वो क्या कर सकता है, अधिग्रहण भी कर सकता है समझौतों के तहत, या अपनी भूमि जो इसकी संप्रभुता के अधीन है वो किसी दूसरे मुल्क को दे भी सकता है। इसके लिए उसे किसी देश से, किसी संगठन से पूछने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है, जैसे कॉमनवेल्थ है या संयुक्त राष्ट्र है। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि किसी भी संगठन की सदस्यता आप कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ होती है वो कुछ जो है सो आधारभूत सिद्धांतों पर काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मजबूती का भारत पक्षधर रहा है, तो इसलिए संस्थाओं का सदस्य बनते हैं लोग, और हर एक मुल्क आप देखते हैं कि यूएनओ के कितने सदस्य हो गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सदस्यता एक विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुल्कों के द्वारा धारण किया जाता है। लेकिन यदि आप नहीं भी रखते हैं तो कोई खास उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन नहीं लेने से इसका होता है कि आप विश्व बिरादरी में थोड़ा सा अलग थलग बढ़ जाएंगे, आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में पूछ नहीं होगी। तो इसलिए अब जैसे कॉमनवेल्थ है, भारत के लिए कोई बाध्यकारी नहीं, भारत आज चाहे तो कॉमनवेल्थ की सदस्यता छोड़ सकता है, कोई इस पर प्रेशर नहीं है। लेकिन हम कुछ संगठनों के सदस्य बने रहते हैं ताकि विश्व समुदाय हमें जाने, विश्व बिरादरी में हमारी पूछ रहे, विश्व बिरादरी हमें पहचाने, और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम रहे। यही मूल प्रयोजन है कि सभी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य बनते हैं।
तो ये संप्रभुता का जो है अर्थ है, व्यापक अर्थ है, इसको आपको इसी संदर्भ में समझना है। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो क्या है, समाजवादी है। तो समाजवादी जो व्यवस्था है ये हमें देखना है इसके बारे में कि क्या है और किस तरीके से समाजवादी, या जो संविधान में मूल रूप से समाजवाद को लिया गया है वो। तो हम इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या करते हैं, दो तरीके से ले लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो समाजवाद शब्द यूज किया गया है, तो भारतीय समाजवाद क्या है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि जो पश्चिमी दृष्टिकोण है इसमें, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है इसमें, वो क्या है, पाश्चात्य दृष्टिकोण। यानी कि जो भारतीय समाजवाद का दृष्टिकोण है वो पाश्चात्य समाजवाद के दृष्टिकोण से किस प्रकार अलग है, हम इसे देखेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो समाजवाद है मूल संविधान में नहीं था। हम सभी जानते हैं कि ये क्या था, कि मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं, मूल संविधान में नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मूल संविधान था उसमें नहीं है, तो ये जोड़ा गया है। और जोड़ा कब गया है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 में इसे जोड़ा गया। इस 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, तो एक समाजवाद हो ही गया, दूसरा इसके तहत धर्म निरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया था जिसकी आगे व्याख्या होगी, और तीसरा अखंडता शब्द को भी इसके तहत जोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मूल संविधान में नहीं था, और यहाँ पर जो है सो वो क्या है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में जो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, बेसिकली ये क्या है, एक फेबियन समाजवाद का दृष्टिकोण है। फेबियन समाजवाद इसको कहते हैं, फेबियन समाजवाद कहते हैं। तो एक फेबियन समाजवाद का दृष्टिकोण है इसमें, और इसका अर्थ है कि अब हमें फेबियन समाजवाद को जानना होगा। तो फेबियन समाजवाद का जो अर्थ होता है कि इसमें समाजवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है। यानी फेबियन समाजवाद में इसमें समाजवादी व्यवस्था को क्या किया जाता है, इसमें समाजवादी जो व्यवस्था होती है, इसमें समाजवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था को किस प्रकार, तो सामाजिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक प्रणाली से या लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है। तो आपसे ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आखिर फेबियन समाजवाद क्या है। जवाहरलाल नेहरू फेबियन समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक थे। तो फेबियन समाजवाद जो है इसमें समाजवादी व्यवस्था को, अब समाजवादी व्यवस्था क्या होता है ये भी आपको जानना। देखिए संविधान में जितना भी शब्द है ना, हर एक की बृहत व्याख्या है, लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है। तो अब हम अपने समाजवादी व्यवस्था को समझे उससे पहले हमें क्या करना होगा कि पाश्चात्य समाजवाद को, तो पाश्चात्य समाजवाद जो है ये बेसिकली इसमें साम्यवादी दृष्टिकोण निहित है। कौन सा दृष्टिकोण निहित है, साम्यवादी दृष्टिकोण इसमें निहित है। और इसमें जो साम्यवादी दृष्टिकोण निहित है तो इसका जो अर्थ निकलता वो ये होता है कि इसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर क्या होता है, राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात होती है। इसमें क्या है कि इसमें निजी संपत्ति की बात नहीं होती है, निजी संपत्ति का स्थान नहीं है, निजी संपत्ति का स्थान नहीं है। और निजी संपत्ति का स्थान नहीं है तो इसका अर्थ है कि जो साम्यवादी दृष्टिकोण है उसमें पूंजीवाद की कोई जगह नहीं है, पूंजीवाद की कोई जगह नहीं, पूंजीवाद की क्या है, कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, पूंजीवाद का कोई स्थान नहीं।
इसमें यह भी इसका अर्थ निकलता है कि जो उत्पादन और वितरण का साधन है, उत्पादन एवं वितरण यानी राज्य के अधीन जो संसाधन है, उत्पादन और वितरण पर क्या होगा, उत्पादन और वितरण पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की ये बात करता है। राज्य के पूर्ण नियंत्रण, टोटली राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, ये कहता है पाश्चात्य समाजवाद, या जो रूस या अन्य देशों में है वो है साम्यवादी दृष्टिकोण से क्या है, ये प्रेरित है। इसमें क्या है कि निजी संपत्ति के उन्मूलन का दृष्टिकोण निहित है, जैसे कि आपको पहले ही मैं बता दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो समाजवादी समाज की व्यवस्था को लागू किया गया है, तो इसमें क्या है कि बेसिकली हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया गया है। तो हमारे यहाँ जो समाजवाद का रूप है वो फेबियन समाजवाद और समाजवादी व्यवस्था करता है कि इस व्यवस्था के मिश्रित रूप को लागू किया गया, मिश्रित रूप को अपनाया गया है। क्या किया गया है, तो हमारे यहाँ मिश्रित रूप को अपनाया गया है, क्योंकि हमें दोनों की दरकार थी और है भी, इसलिए हमने दोनों के मिश्रित रूप को। तो भारतीय समाजवाद में क्या है कि इसमें निजी संपत्ति की अवधारणा भी है, निजी संपत्ति की अवधारणा, निजी संपत्ति की अवधारणा के साथ साथ क्या है कि हमारे समाजवाद में पूंजीवाद को भी स्वीकार किया गया है, पूंजीवाद का स्थान है, पूंजीवाद का स्थान है। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि राज्य के अधीन भी होना चाहिए, यानी निजी और राज्य। तो राज्य के अधीन जो संसाधन होते हैं वो भी, यानी कि निजी के साथ साथ क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति को भी स्वीकार किया गया। इसका अर्थ ये हो गया कि भारतीय समाजवाद में निजी क्षेत्र के साथ साथ क्या है, भारतीय समाजवाद में निजी क्षेत्र के साथ साथ क्या किया गया है, तो सार्वजनिक क्षेत्र को, जो राज्य के अधीन होता है, सार्वजनिक क्षेत्र को भी स्वीकार किया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र को स्वीकारा गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित व्यवस्था कहते हैं, स्वीकारा गया है। और इसका अर्थ ये भी निकलता है कि यदि हम बड़े पैमाने पर इसको देखेंगे तो भारतीय समाजवाद में गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का दर्शन निहित है। अर्थात भारतीय समाजवाद जो है, ये बहुत व्यापक लाइन लिख रहा हूं, भारतीय समाजवाद गांधीवादी और मार्क्सवादी समाजवाद का क्या है, मार्क्सवादी समाजवाद का मिश्रित रूप है। मार्क्सवादी समाजवाद का क्या है, मिश्रित रूप है। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन मिश्रित रूप है, लेकिन इसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुकाव है। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुकाव है, गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुकाव है। गांधीवादी समाजवाद की ओर क्या है, गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुकाव है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये तो हुआ कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो समाजवाद को अपनाया गया है वो किस रूप में है। लेकिन ये जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद को अपनाया गया है, इस प्रकार के, यानी कि जो फेबियन समाजवाद हुआ, जो लोकतांत्रिक समाजवाद हुआ, जो गांधीवादी समाजवाद है, इसको जो अपनाया गया है, यानी कि 3 शब्द से आप इस समाजवाद को डिनोट कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में जिस समाजवाद को अपनाया गया है वो किस प्रकार का समाजवाद है, तो फेबियन समाजवाद है। ये कैसा समाजवाद है, फेबियन समाजवाद। ऐसे शब्द सब एग्जाम में यूज करेंगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। दूसरा आप इसी को क्या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। किस प्रकार का समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और लोकतांत्रिक समाजवाद के साथ साथ इसमें किस प्रकार की व्यवस्था को, तो गांधीवादी समाजवाद को भी अपनाया गया है, इसमें गांधीवादी समाजवाद को।
तो ये जो है ना इसका क्रक्स पॉइंट है, क्रंच पॉइंट इसको आप कहेंगे, और जब एग्जाम में क्रंच पॉइंट डालेंगे तभी क्रंच करके नंबर मिलेगा। लेकिन ये जो समाजवाद लिया गया है इसका उद्देश्य क्या है ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका उद्देश्य ये है कि गरीबी का उन्मूलन करना है। कि इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी का उन्मूलन है। भारतीय समाजवाद का उद्देश्य क्या है? गरीबी का उन्मूलन है, पहला। दूसरा, इस समाजवाद का उद्देश्य है कि समाज में समता स्थापित करना है। समाज में क्या है? समता या समानता स्थापित करना है, समानता स्थापित करना है। और गरीबी उन्मूलन करेंगे, समाज में समता या समानता स्थापित करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा? रोजगार का सृजन करना है। तो रोजगार का सृजन हो, ये भी इसका उद्देश्य है। तभी हम अपने इष्टतम लक्ष्य, जो हमारा उद्देश्य है कि गरीबी का उन्मूलन हो, समानता हो, ये हम प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि समाजवाद जो है वो किस तरीके से अपनाया गया है। तो दो सेक्शन में एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एक भारतीय समाजवाद है और दूसरा पाश्चात्य समाजवाद। तो पाश्चात्य समाजवाद का जो दृष्टिकोण है वो साम्यवादी दृष्टिकोण है, जिसमें निजी संपत्ति के उन्मूलन का दृष्टिकोण है, यानी कोई स्थान नहीं है। पूंजीवाद, पूंजीपति का कोई स्थान नहीं है। उत्पादन और वितरण के जो साधन, उस पर पूर्ण राज्य के स्वामित्व की बात की जाती है। भारत जैसे देश में इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विकास के लिए जब हमें स्वतंत्रता मिली थी और जिस समय ये चीज़ें लागू की गई थी, तो उस समय ये महसूस किया गया था कि विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी सहअस्तित्व आवश्यक है, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास पूंजी है, तकनीकी उपलब्ध करा सकता है जो अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्रदान करेगा। तो इसलिए हमने मूल संविधान में न होने के बावजूद 42वें संविधान संशोधन में इसे अपनाया। लेकिन हमारा जो समाजवाद है वो क्या है? फेबियन समाजवाद है। और फेबियन समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि फेबियन समाजवाद में, इस व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है। और लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाता है तो इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ जो समाजवादी दर्शन को अपनाया गया वो मिश्रित रूप का है। मिश्रित रूप का अर्थ है कि इसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। तो निजी क्षेत्र के अस्तित्व का अर्थ है कि इसमें निजी संपत्ति की अवधारणा है, पूंजीवाद का स्थान है, सार्वजनिक क्षेत्र की भी अस्तित्व की बात है। तो इसका अर्थ है कि भारतीय समाजवाद जो है गांधीवाद और मार्क्सवादी समाजवाद का मिला जुला रूप है। लेकिन इस समाजवाद में क्या है कि गांधीवादी समाजवाद की ओर अधिक झुकाव है, मैक्सिमम झुकाव इसकी ओर है। तो 3 की शब्द निकले: फेबियन समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और गांधीवादी समाजवाद। अब ये जो हमने समाजवादी दर्शन अपनाया है इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है कि समाज में निर्धनता, गरीबी का उन्मूलन हो। दूसरा इसका उद्देश्य क्या है? तो दूसरा इसका है कि समता या समानता स्थापित हो, और ये दोनों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोजगार का सृजन करना इसका लक्ष्य है, इस समाजवादी व्यवस्था का। नेक्स्ट हो जाएगा, तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो धर्म निरपेक्ष हो जाएगा। धर्म निरपेक्ष, तीसरा जो व्याख्या योग्य शब्द है वो क्या हो जाएगा? धर्म निरपेक्ष है। तो जो धर्म निरपेक्ष शब्द है ये भी क्या है कि सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये भी जो है मूल संविधान में शामिल नहीं। मूल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? मूल संविधान में शामिल नहीं था, शामिल नहीं। जैसे समाजवाद नहीं था वैसे भी क्या था? मूल संविधान में शामिल नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसको भी कब अपनाया गया? तो धर्मनिरपेक्ष को भी क्या अपनाया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अपनाया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अपनाया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये 2 पीटी के दृष्टिकोण से फैक्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर यह है कि धर्म के प्रति जो राज्य का व्यवहार होता है उस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो हम राज्य को 3 कैटेगरी में रख सकते हैं।
तो धर्म के प्रति जो राज्य का व्यवहार होता है, धर्म के प्रति राज्य का व्यवहार, तो धर्म के प्रति जो राज्य का व्यवहार होता है, इसके आधार पर क्या है कि विद्वानों ने राज्य को 3 कैटेगरी में रखा है। ये बहुत ही हम क्रिटिकल चीज आपको बता रहे हैं। कई लेक्चर आपने प्रस्तावना पर सुने होंगे, एक बार हमारे लेक्चर की कंटेंट क्वालिटी की तुलना आपको कर लेना है। इसमें एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नास्तिक राज्य, कहते हैं नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य शब्द से ही आपको अर्थ पता चल गया होगा कि ये किस प्रकार का राज्य होना चाहिए। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैद्धांतिक राज्य। इसके आधार पर दूसरा क्या होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैद्धांतिक राज्य कहते हैं, सैद्धांतिक राज्य। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य, कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। तो पहले अर्थ निकल जाए तब फिर हम धर्मनिरपेक्ष को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो धर्म के प्रति जो राज्य का दृष्टिकोण होता है, जो व्यवहार होता है, उसके आधार पर राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने, विधि विशेषज्ञों ने राज्य को 3 कैटेगरी में रखा है। एक नास्तिक राज्य रखा है, एक सैद्धांतिक राज्य रखा है, और तीसरा क्या रखा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य रखता है। नास्तिक राज्य कहते हैं उसको जो धर्म विरोधी राज्य होता है। कौन सा होता है, धर्म विरोधी राज्य, जिसका धर्म में विश्वास नहीं, धर्म विरोधी राज्य। इसका अर्थ ये हो गया जो सभी धर्मों का विरोध करता है। जो क्या करता है, जो सभी धर्मों का विरोध करे, जो सभी धर्मों का विरोध करे, जो सभी धर्मों का विरोध करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नास्तिक राज्य कहते हैं, नास्तिक राज्य। दैनिक जीवन में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, जो धर्म या इस चीज में आस्था में विश्वास में क्या कहते हैं कि तुम नास्तिक हो। तो नास्तिक राज्य होगा जो धर्म विरोधी राज्य है, जो किसी प्रकार के धर्म में विश्वास नहीं करता है वो। सैद्धांतिक राज्य क्या होता है, जिसका अपना कोई विशेष धर्म होता है, जिसका अपना कोई विशेष धर्म, अपना कोई विशेष धर्म, जिसका अपना कोई क्या हो, विशेष धर्म हो, जिसका अपना कोई विशेष धर्म हो, यानी कि जो किसी खास धर्म को मानता हो, प्रमोट करता हो, स्वीकारता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैद्धांतिक राज्य। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हो कि जैसे बांग्लादेश है, मुस्लिम धर्म प्रधान देश है, मानता है। इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान है, आप देखते हैं कि यहाँ पर इस्लाम को सर्वसम्मति से स्वीकारा गया है। तो ऐसे मुल्क को हम लोग क्या कहते हैं, सैद्धांतिक राज्य कहते हैं, जिसका कोई विशेष धर्म है, जो विशेष धर्म को मानता है वो। और धर्म निरपेक्ष होता है ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में क्या हो, तटस्थ हो। धर्म के मामले में क्या हो, धर्म के मामले में एक तटस्थ हो, धर्म के मामले में तटस्थ हो। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य। और धर्म के मामले में तटस्थ हो, इसका अर्थ है जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जिसका अपना क्या हो, जो मुल्क का कोई अपना, जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो अपना कोई धर्म ना हो। तो ये जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष राज्य का कॉन्सेप्ट है ये यही है, इसी प्रकार के धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। अब तो आप धर्मनिरपेक्ष क्या होता है ये आप जान गए। धर्म के प्रति राज्य का जो व्यवहार होता है उसके आधार पर कितने कैटेगरी के होते हैं वो आप जान गए। तो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है, भारतीय धर्म निरपेक्षता। तो जो भारतीय धर्म निरपेक्षता है वो क्या है, वो आप ध्यान से देखो। तो भारतीय धर्म निरपेक्षता का यहाँ पर अर्थ है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं होगा, देश का अपना कोई धर्म नहीं है। आप देखते हैं देश का अपना कोई धर्म नहीं, देश का अपना कोई धर्म नहीं। भारत जैसे देश का क्या है, अपना कोई धर्म नहीं है, ये आपने देख लिया है। दूसरा इसका अर्थ यह है कि किसी धर्म को
राज्य संरक्षण नहीं देगा। किसी धर्म को राज्य क्या करेगा, तो किसी धर्म को राज्य संरक्षण नहीं देगा, व्यक्तिगत संरक्षण नहीं देगा, या किसी को खास प्रमोट करने का प्रयास नहीं करेगा। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि राज्य किसी को राज्य संरक्षण नहीं देगा, यानी किसी को यहाँ पर अर्थ है कि किसी खास धर्म को, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका अर्थ ये भी निकलता है कि सभी धर्मों को, भारत में सभी धर्मों को क्या है, समान महत्व दिया जाएगा। सभी धर्मों को क्या है, सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाएगा। तो जो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है वो इसी पर है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है, देश किसी खास धर्म को संरक्षण और प्रोत्साहन नहीं करेगा, सभी धर्म को समान महत्व दिया जाएगा। अर्थात हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष है वो किस पर आधारित है, एक तरीके से सर्वधर्म समभाव की नीति पर आधारित है। सर्वधर्म समभाव की नीति पर, सर्वधर्म समभाव की पॉलिसी पर आधारित है, सर्वधर्म समभाव की नीति पर। और इस तरह की जो चीज़ें ली गई है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष का जो दर्शन है उसमें, इसे प्राप्त करने का कहाँ प्रयास किया गया है, तो इसे प्राप्त करने का जो प्रयास किया गया है ये संविधान के अनुच्छेद, कहाँ पर प्रयास किया गया है, तो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद कितने से कितने लेकर, तो संविधान के अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया। 25 से लेके 28 तक में, तो आपका काम बनता है कि 25 से लेके 28 तक में जो दिया गया है आर्टिकल में, एक बार आप इसका अध्ययन कर लेंगे। अब ये है कि भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष का दृष्टिकोण है ये आप देखेंगे तो जो भारत की भौगोलिक विविधता है, जो भारत की भौगोलिक विविधता है, ये बहुत ही क्रंच पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो जो भारत की भौगोलिक डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, और जो हमारी सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है उसी के अनुरूप है। सांस्कृतिक जो विविधता है उसी के अनुरूप है, विविधता के क्या है, अनुरूप है। सबसे बड़ी बात यही है कि भारतीय परिस्थितियां जो है, जो ज्योग्राफिकल परिस्थितियां हैं, जो कल्चरल परिस्थितियां हैं, उसी के अनुरूप इसको अपनाया गया। इसका अर्थ क्या निकलता है, बृहत अर्थ है कि हमारे यहाँ आप देखते हैं कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गुजरात से लेके पूर्व में अरुणाचल तक ह्यूज भौगोलिक डाइवर्सिटी है। और ठीक इसी तरीके से क्या है कि उत्तर में कश्मीर से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी और पूर्व में अरुणाचल से लेके पश्चिम में गुजरात तक कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जैनिज्म है, बुद्धिज़्म है, हिंदुज़्म है, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, पारसी हैं, सभी धर्म के मानने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो जहाँ पर इतनी धर्म के लोग रहते हों, जहाँ पर विभिन्न भाषा के मानने वाले लोग हों, तो वहाँ पर किसी एक धर्म को अपनाना, किसी एक धर्म को राज्य के द्वारा संरक्षण देना संभव नहीं है। तो इसलिए भारतीय संविधान में जो है क्या है, जो धर्मनिरपेक्षता का दृष्टिकोण है वो भारत की जो भौगोलिक विविधता और जटिलता भी है और जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है उस सांस्कृतिक डाइवर्सिटी के अनुरूप है। ये आपका इसका कंक्लूजन होगा। तो आज इस लेक्चर को हम अब यहीं एंड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वो मुझे बताएगा कि मैं आपके लिए किस तरीके से काम कर पाता हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मेरे लिए बूस्ट होगा। तो हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो टेलीग्राम चैनल है इस पर मैंने कई सारा करंट अफेयर सबका PDF डाला है, तो आप उस PDF को जाके निकाल लीजिएगा। कई अहम PDF हैं तो उसको आप निकाल लीजिएगा। तो मिलेंगे फिर प्रस्तावना के अगले सेक्शन में कल। तब तक इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग मिलते हैं कल पुनः इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक्स है, धन्यवाद है।